नमस्कार। फिन इंडिया 47 की सामग्री पर आधारित इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब वित्तीय शिक्षा के कुछ आप कह सकते हैं बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान भाषा में। हाँ, कोशिश यही है कि जो बातें अक्सर मुश्किल लगती हैं उन्हें खोल कर देखा जाए। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन भी रही है इन जटिल सी लगने वाली बातों को खोलना और देखना कि भाई असल में इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिन इंडिया 47 की जो सामग्री है वो कहती है कि एक मजबूत फाइनेंशियल समझ के लिए 4 खास आधार हैं। हाँ, 4 पिलर्स कह सकते हैं आप इन्हें। पहला, जिस पर आज हम जरा गहराई से बात करेंगे, वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा है कैश फ्लो, मतलब पैसे का आना जाना, नियमित प्रवाह और कैपिटल गेन्स, यानी किसी चीज की कीमत बढ़ने से जो फायदा होता है। तीसरा है डेट यानी कर्ज और टैक्स यानी कर, इनकी समझ। और चौथा, खुद अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना सीखना। सही। ये चारों मिलकर ही मतलब एक अच्छी फाइनेंशियल बुनियाद बनाते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, आज हम अपनी बातचीत पहले वाले पर ही फोकस रखेंगे कि ये एसेट और लायबिलिटी आखिर हैं क्या भला। हाँ, सुनने में तो खैर ये शब्द बहुत लोगों ने सुने होंगे, पर क्या हम वाकई इनका सही मतलब समझते हैं? अक्सर तो नहीं। इसी फर्क को समझाने के लिए सामग्री में एक कहानी है 2 दोस्तों की, हाँ, राहुल और अमित। हाँ, ये कहानी बढ़िया है। दोनों की अच्छी नौकरी लगती है, पहली सैलरी आती है और दोनों सोचते हैं कि चलो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ बड़ा खरीदते हैं। हाँ, ये बहुत आम सी स्थिति है ना, पहली कमाई का जोश। तो राहुल क्या करता है, वो फौरन एक नई चमचमाती कार खरीद लेता है। हाँ बिल्कुल। और शुरू में तो मजा आता है, नई गाड़ी, अपनी गाड़ी, जाहिर है। लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि गाड़ी सिर्फ आई नहीं है, अपने साथ खर्चे भी लाई है, ढेर सारे। हाँ, जैसे रोज का पेट्रोल का खर्चा, फिर बीमा करवाना है, टाइम पे सर्विसिंग करानी है, कभी कुछ टूट फूट गया तो वो अलग। बिल्कुल। तो होता क्या है कि हर महीने लगातार पैसा उसकी जेब से बाहर जा रहा है। कार चलाने में अच्छा लग रहा है पर जेब हल्की हो रही है। सही बात है। दूसरी तरफ उसका दोस्त है अमित। हाँ, अमित थोड़ा अलग सोचता है। वो अपनी पहली तनख्वाह से एक छोटी सी दुकान खरीद लेता है। हाँ, शायद ऐसी जगह जहाँ किराया अच्छा मिल जाए। और होता भी वही है, उसे दुकान से हर महीने किराया मिलने लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो दुकान क्या कर रही है? वो उसकी जेब में पैसा डाल रही है। हाँ, निकाल नहीं, डाल रही है। तो कहानी एकदम आईने की तरह साफ कर देती है ना। हाँ, बिल्कुल। राहुल की कार जो उसे इतनी प्यारी थी, वो असल में एक लाइबिलिटी बन गई, देनदारी। हाँ। क्योंकि वो पैसे निकाल रही थी। और अमित की छोटी सी दुकान वो एक एसेट मतलब संपत्ति साबित हुई, क्योंकि उससे पैसा आ रहा था। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि देखिए, दोनों ने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की, दोनों ने कुछ खरीदा। हाँ, लेकिन एक की खरीदारी ने उसे खर्चों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और दूसरे की खरीदारी ने उसे आमदनी का एक नया रास्ता दे दिया। यही असली फर्क है। और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे का फ्लो किधर है, आपकी जेब के अंदर या आपकी जेब से बाहर। पैसे का फ्लो अंदर या बाहर। हाँ, राहुल की कार भले ही वो उसका मालिक था, फाइनेंशियल नजरिए से एक बोझ बन गई। अमित की दुकान भले ही छोटी थी, एक इनकम सोर्स बन गई। इसे हम फंक्शनल डिफरेंस कह सकते हैं। चीज काम कैसे कर रही है, पैसा ला रही है या ले जा रही है। ये पैसे का प्रवाह वाली बात मुझे बहुत जरूरी लग रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा इसी प्रवाह पर टिकी है? बिल्कुल। सामग्री हमें यही सीधी सरल परिभाषा देती है। एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। एसेट पैसा डाले, लायबिलिटी पैसा निकाले। सीधी बात। एकदम सीधी, सरल और सटीक परिभाषा। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। परिभाषा तो वाकई बहुत सीधी है। अगर एसेट पैसा लाता है और लायबिलिटी पैसा ले जाती है तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? लोग क्यों अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा निकालती हैं और उन्हें एसेट समझते रहते हैं? आहा, यही सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है जिस पर सामग्री भी जोर देती है। कहाँ है गड़बड़? समस्या है हमारी पारंपरिक सोच में, हमारी सामाजिक धारणाओं में। हम अक्सर मान लेते हैं कि कुछ चीजें तो वो हमेशा ही एसेट होती हैं, जैसे घर। हाँ, घर तो है ही। अपना घर, अपनी कार या फिर सोना चांदी। हमें बचपन से यही बताया जाता है कि ये सब संपत्ति है, इनको खरीदना मतलब एसेट बनाना है।
हाँ, ये तो है। लोग बड़े घर से बताते हैं, मैंने नया घर ले लिया, एक बड़ा एसेट बन गया, या मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, सब मेरे एसेट्स हैं। लेकिन आपकी परिभाषा के हिसाब से ये हमेशा सच नहीं होता। नहीं, हमेशा सच नहीं होता। यहीं पर हमें वो सरल परिभाषा वाली कसौटी लगानी होगी। अच्छा। सामग्री साफ कहती है, अगर कोई चीज आपके लिए एक्टिवली इनकम जनरेट नहीं कर रही है, मतलब आय नहीं बना रही, तो वो तकनीकी रूप से आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ओह। चलिए, घर का ही उदाहरण लेते हैं। जिस घर में आप खुद रहते हैं, क्या वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है? नहीं, बल्कि निकाल रहा है। मेंटेनेंस, टैक्स। बिल्कुल, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मरम्मत, रंगाई पुताई, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज, ये सब क्या है? खर्चे हैं। ये सब खर्चे हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से आपका अपना रहने वाला घर एक लायबिलिटी है। हाँ, अरे, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि घर को तो हमेशा सबसे बड़ा एसेट माना जाता रहा है। तो क्या घर कभी एसेट हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। घर बिल्कुल एसेट हो सकता है, लेकिन कब? कब? जब वो आपकी जेब में पैसा डाले। मान लीजिए आपके पास एक दूसरा घर है, ठीक है। जिसे आपने किराए पर दिया हुआ है। हाँ। अब उस घर से आपको हर महीने किराया आ रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है। ये किराया आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। तो इस सिचुएशन में वो किराए पर दिया गया घर एक एसेट बन जाता है। अच्छा। फर्क समझ रही हैं? एक ही चीज, घर, एक स्थिति में लायबिलिटी है और दूसरी स्थिति में एसेट। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि पैसे का फ्लो किधर है, अंदर या बाहर। और यही बात शायद कार पर भी लागू होती होगी। राहुल की कार लायबिलिटी थी। हाँ, लेकिन क्या कार एसेट बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। अगर आप कार खुद चलाते हैं तो जैसा हमने राहुल के केस में देखा, पेट्रोल, बीमा, रखरखाव और ऊपर से डेप्रिसिएशन, यानी समय के साथ कीमत का कम होना। हाँ, कीमत भी तो गिरती है। ये सब मिलकर उसे एक लायबिलिटी बनाते हैं। पैसा जेब से जाता ही रहता है। लेकिन अगर आप वही कार खरीदकर मान लीजिए टैक्सी सर्विस में लगा देते हैं, करेक्ट, या किसी ड्राइवर को देकर चलवाते हैं, और उससे जो कमाई हो रही है वो इन सब खर्चों से ज्यादा है, तो पैसा जेब में आ रहा है। हाँ, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है, तब वो एक एसेट बन सकती है। तो मतलब किसी चीज का नाम, घर, कार, सोना, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उसका फाइनेंशियल बर्ताव कैसा है। पैसा ला रही है या ले जा रही है। एकदम सही पकड़ा। और ये गलतफहमी इतनी गहरी इसलिए है क्योंकि हम अक्सर चीजों के ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक, हाँ, कि ये चीज मेरी है, हाँ, उसे हम उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट, मतलब वित्तीय प्रभाव से ज्यादा महत्व देते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा है और बस इसी में खुश हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये चीज मेरे लिए कर क्या रही है, मेरी जेब भर रही है या खाली कर रही है। और समाज में भी तो यही है। बड़ी कार, बड़ा घर, ये सब स्टेटस सिंबल माने जाते हैं, तो लोग उन्हें खरीदते हैं, भले वो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छे न हो। ये समझ तो वाकई आंखें खोलने वाली है। तो अगर ये एसेट और लायबिलिटी का फर्क इतना बेसिक और इतना जरूरी है, तो फिन इंडिया 47 की सामग्री के हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन का पहला नियम क्या होना चाहिए? सामग्री हमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताती है, एसेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो। एसेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो। सुनने में तो ये भी बहुत सीधा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? क्या इसका मतलब ये है कि किसी को घर या कार जैसी जरूरी चीजें खरीदनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उनमें तो खर्चा होता है? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जरूरत की चीजें ना खरीदें। जरूरतें पूरी करना तो जरूरी है। तो फिर मतलब ये है कि हर बड़े फाइनेंशियल फैसले को, हर बड़ी खरीदारी को इस एसेट लायबिलिटी की कसौटी पर परखें। जब आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ डाउन पेमेंट और ईएमआई का न सोचें, हाँ, बल्कि उसके साथ आने वाले सारे खर्चे, टैक्स, मेंटेनेंस, मरम्मत, उनका भी अंदाजा लगाएं। समझें कि आपकी जेब पर कितना बोझ डालेगा और क्या आप इस बोझ के साथ साथ इनकम बढ़ाने वाले एसेट्स भी बना सकते हैं। यानी थोड़ी जागरूकता, थोड़ा सचेत होकर फैसला लेना, ये समझना कि कौन सी चीज वाकई जरूरत है और कौन सी चीज सिर्फ दिखावा या बोझ। हाँ, और प्रायोरिटी तय करने की बात है। आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा कहाँ खर्च करना चाहते हैं? ऐसी चीजों पर जो पैसा निकालती हैं या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो पैसा लाती हैं? ये नियम हमें होशपूर्वक, मतलब कॉन्शियसली, इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाने पर फोकस करने को कहता है।
और अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस एक नियम को मानने या ना मानने का भविष्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, अगर कोई लगातार ऐसी चीजें जमा करता रहता है जो उसकी जेब से पैसा निकालती हैं, मतलब लायबिलिटीज, तो क्या होगा? खर्चे बढ़ते जाएंगे। हाँ, उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे, उसे उन खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शायद ज्यादा घंटे काम करना पड़े या कर्ज लेना पड़े। वो एक तरह से पैसे के जाल में फंसता जाता है, जिसे अक्सर लोग रैट रेस कहते हैं। रैट रेस। और इसके उलट अगर कोई एसेट बनाने पर ध्यान दे? इसके उलट जब कोई लगातार ऐसी चीजें बनाता है जो उसकी जेब में पैसा डालती हैं, मतलब एसेट्स, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। हाँ, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। बिल्कुल, उसकी आमदनी सिर्फ उसकी नौकरी या मेन बिजनेस पर निर्भर नहीं रहती, उसके पास दूसरे सोर्स से भी पैसा आने लगता है। ये एक्स्ट्रा इनकम उसे और ज्यादा एसेट बनाने में मदद करती है। और फिर वो और एसेट बनाता है। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है और धीरे धीरे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। एक ऐसी स्टेज जहां उसे सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि पैसा उसके लिए काम करने लगता है। पैसा उसके लिए काम करने लगता है। वाह, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और सामग्री में ये भी कहा गया है कि हमें ऐसे एसेट्स चुनने चाहिए जो लंबे समय तक फायदा दें। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, सिर्फ कोई भी एसेट बना लेना काफी नहीं है। हमें ऐसे एसेट बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो और लंबे समय तक लाभ दे। और यहीं पर फाइनेंशियल एजुकेशन के अगले आधार यानी कैश फ्लो और कैपिटल गेन्स वो जरूरी हो जाते हैं। अच्छा, ये अगले टॉपिक से जुड़िया। हाँ, हमें ऐसे एसेट्स चाहिए जो या तो हमें नियमित कैश फ्लो दे, मतलब रेगुलर इनकम, जैसे अमित की दुकान से आने वाला किराया, या फिर जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ने की उम्मीद हो, कैपिटल गेन्स, जैसे शायद भविष्य में उस दुकान की कीमत बढ़ जाए। या दोनों? या सबसे अच्छा, ऐसे एसेट्स जो दोनों दें। अमित की दुकान वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। उसे रेगुलर किराया कैश फ्लो भी मिल रहा था और पूरी संभावना है कि समय के साथ दुकान की कीमत भी बढ़ेगी, कैपिटल गेन्स। तो मतलब एसेट बनाने का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसे सोर्स बनाना है जो लगातार और लंबे समय तक हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करें। हाँ, बिल्कुल यही। ये एक स्ट्रेटेजिक सोच है, सिर्फ तुरंत का फायदा देखना नहीं। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का असली फर्क किसी किताबी परिभाषा या सामाजिक सोच या चीज के नाम में नहीं है। नहीं, असली फर्क इस बात में है कि वो चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो एसेट है, या आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो लायबिलिटी है। आय बढ़ाने वाली चीज एसेट, खर्च बढ़ाने वाली चीज लायबिलिटी। एकदम सटीक सारांश। और ये बुनियादी समझ हासिल करना मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने या उसे सही दिशा देने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना बाकी सब रणनीतियां शायद अधूरी रह सकती हैं। और अब जैसा कि हम अक्सर करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। आज हमने जो सरल परिभाषा सीखी, एसेट पैसा लाता है, लायबिलिटी पैसा ले जाती है, इसे ध्यान में रखते रहे कोई व्यक्ति अपने पास जो चीजें पहले से हैं उनका दोबारा मूल्यांकन, मतलब री-इवैल्यूएशन कैसे कर सकता है। क्या उनके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो दिखने में या पारंपरिक सोच के हिसाब से एक एसेट लगती हो? हाँ, जैसे घर या कार। हाँ, लेकिन असल में वो उनके फाइनेंशियल जीवन में एक लायबिलिटी की तरह काम कर रही हो। इस पर ईमानदारी से सोचना काफी दिलचस्प और शायद जरूरी भी हो सकता है। बहुत बढ़िया सवाल। ये वाकई सोचने और खुद का विश्लेषण करने का मौका देता है। और इसी विचार के साथ हम अपनी अगली कड़ी की ओर बढ़ेंगे। हाँ, जहां हम फिन इंडिया 47 की सामग्री के आधार पर फाइनेंशियल एजुकेशन के दूसरे पिलर कैश फ्लो और कैपिटल गेन्स पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि एसेट बनाने के बाद ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि एसेट और लायबिलिटी के इस बुनियादी लेकिन गहरे फर्क को समझने में आपको मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने पर जरूर विचार करें। फिर मिलेंगे।